देखिए, बिकॉज इस सेशन के एंड में 4 मेजर टेकअवेज जो हम लोग डिराइव कर सकते हैं इस बड़े डेवलपमेंट से, वो बेसिकली बताता है कि जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आने वाले समय में क्या-क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इन चीजों का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। सो ऑल दीज क्वेश्चंस, द मेन टेकअवेज विल बी डिस्कस्ड एट द एंड ऑफ द सेशन। बट पहले हम लोग न्यूज कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फिनलैंड और रशिया ये दोनों पड़ोसी देश हैं। फिनलैंड 2024 में काफी ज्यादा न्यूज में रहा। न्यूज में इसी रहा बिकॉज फिनलैंड सबसे नया कंट्री है जो नाटो की सदस्यता को लिया। अप्रैल 2024 में फिनलैंड ऑफिशियली बिकेम अ मेंबर ऑफ नाटो। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद फिनलैंड का नाटो ज्वाइन करना, ये रशिया के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होगा। रशिया और फिनलैंड के आप देख सकते हैं एक बहुत ही लंबा ये लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इसीलिए फिनलैंड और रशिया के बीच में भी टेंशंस रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा बढ़ा है। तो क्या फिनलैंड अगला यूक्रेन बन सकता है? ये भी एक सवाल जियोपॉलिटिक्स में काफी ज्यादा चल रहा है। अब दरअसल इस समय हुआ क्या है कि जो फिनलैंड के अथॉरिटीज हैं, उन्होंने रशिया के एक शिप को डिटेन कर लिया है और इस समय वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या वो जो शिप है उसने बाल्टिक सी पावर केबल और भी बहुत सारे डेटा केबल्स को क्या उस रशिया के शिप ने डैमेज किया है कि नहीं है। अब दरअसल एस्ट लिंक 2 सबमरीन केबल है, आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मैप पे, ये एस्ट लिंक 1 है और वो एस्ट लिंक 2 है। ये दो अंडर सी पावर केबल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फिनलैंड से एस्टोनिया तक ले जाते हैं। अब फिनलैंड का ये क्लेम है कि रशिया का एक वेसल इस एरिया में घुस गया, इस पावर केबल को तोड़ दिया सो दैट पावर इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है उसको डिसरप्ट किया जा सके। सो यही आपको हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी फिनलैंड फिनलैंड एंड एस्टोनिया को जो कैरी करता है एस्टलिंक 2 सबमरीन केबल, इसको तोड़ने में रशिया के वेसल का हाथ है और इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपने उसके वेसल को डिटेन कर लिया है। ये देख सकते हैं आप इमेज जो फिनलैंड के अथॉरिटी ने रिलीज किया है। ये पहला इमेज आपको फिनलैंड के कोस्ट गार्ड का है और जो दूसरा शिप देख सकते हैं ये है रशिया का सो कॉल्ड वेसल जिसने उस केबल को डैमेज किया है। अब इस शिप को डिटेन करके फिनलैंड ने अपने एरिया में इसको, अपने टेरिटोरियल एरिया में इसको ले गए हैं और छानबीन कर रहे हैं। सारे चीजों को आज हम लोग इस सेशन में समझेंगे। जरूर सेशन में बने रहे, बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 30th of December एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स के डिटेल आपको यहाँ पे हमारे स्क्रीन में देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो पूरा पावर केबल को डिस्टर्ब करने की बात जो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज रशिया पे लगा रहे हैं, ये पूरा खेल बाल्टिक सी में चल रहा है। बाल्टिक सी में आप देख सकते हैं स्वीडन है, ऊपर फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, इसमें से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इस समय नाटो के सदस्य हैं। इसीलिए बाल्टिक सी में काफी ज्यादा टेंशंस जो हैं वो अभी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो फिनलैंड का एक्विजिशन है रशिया के ऊपर, ये कोई फिनलैंड ने पहली बार नहीं लगाया है। इनफैक्ट यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज पिछले 2 साल से कॉन्स्टेंटली रशिया के ऊपर ये एक्विजिशन लगा रहे हैं कि रशिया ने इस तरीके से जानबूझ के पावर केबल्स को डिस्ट्रॉय किया है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि 2 स्पेसिफिक पावर केबल्स को भी इस साल डिस्टर्ब करने का आरोप यूरोप ने रशिया के ऊपर लगाया था। उसमें एक केबल आप देख सकते हैं जो जर्मनी और फिनलैंड को कनेक्ट करता है और दूसरा लिथुआनिया और स्वीडन को कनेक्ट करता है। तो ये बाल्टिक सी में बहुत सारे ऐसे अंडर सी केबल्स हैं। वो अंडर सी केबल्स इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी कैरी कर सकते हैं, इंटरनेट फाइबर कैरी कर सकते हैं। तो उसका कोई भी पर्पस हो सकता है। तो इसी साल बहुत सारे
इस तरीके के सबमरीन केबल्स को डिस्टर्ब करने का आरोप यूरोप ने रशिया के ऊपर लगाया है। अब ये यूरोप का कहना है कि ये रशिया का एक समझा हुआ चाल है, जहां पे रशिया हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ। इसमें पहला आता है प्रोपोगंडा, दूसरा आता है डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, सोशल मीडिया पे मैनिपुलेशन करना, तीसरा आता है साइबर अटैक, साइबर थ्रेफ्ट, और उसी में आप जोड़ सकते हैं सबमरीन डेटा केबल्स को डिस्टर्ब करना। इसके बाद आता है आपका प्रॉक्सी वॉर जो इस समय यूक्रेन में चल रहा है, और पांचवा स्टेज आता है डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, जिसमें नाटो और रशिया के बीच में डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है। और जिस हिसाब से आप देखिएगा रशिया और नाटो कंट्रीज के बीच में टेंशन बढ़ा है, पहले केवल यूक्रेन के साथ था, लेकिन इसके बाद अब आप देखिए फिनलैंड के साथ है। जर्मनी ने भी रिसेंट टाइम्स में कहा है कि रशिया के साथ वॉर करने के लिए हमें रेडी होना चाहिए। इनफैक्ट जर्मनी ने अपने पैसिफिस्ट फॉरेन पॉलिसी को छोड़ के डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाया है, और जर्मनी पहली बार यूक्रेन को इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को सप्लाई भी किया है। तो जिस तरीके से एक करके एक ये टेंशन बढ़ रहे हैं, अभी एक नया टेंशन खड़ा हो गया है बाल्टिक सी में डेटा केबल्स को डिस्टर्ब करना, जिसकी वजह से ये हाइब्रिड वॉरफेयर जो चल रहा है, इट इज रीचिंग अप टू इट्स क्लाइमैक्स विच इज अ डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। अब कैसे ये कंट्रीज डी एस्केलेट कर सकते हैं आने वाले समय में, ये तो समय बताएगा। अब यूरोपियन यूनियन और नाटो कंट्रीज का कहना है कि रशिया ये जो डेटा केबल्स डिस्टर्ब कर रहा है, ये बेसिकली रशिया के शैडो फ्लीट है। शैडो फ्लीट का मतलब क्या है? यूरोपियन यूनियन और नाटो कंट्रीज का कहना है कि रशिया के पास बहुत सारे ऐसे वेसल्स हैं जो पुराने हो चुके हैं, जिनको रशिया की अब उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो रशिया क्या कर रहा है, इन पुराने वेसल्स को बीच पानी में छोड़ दे रहा है, वो कॉन्स्टेंटली इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, और इनका पर्पस है वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करना, बिकॉज ये पुराने वेसल्स जो हैं वो अनऑफिशियली रशिया चला रहा है, इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो अगर रशिया को कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है दूसरे कंट्री के साथ विदाउट इन्वोकिंग वेस्टर्न सैंक्शन, तो इन शैडो फ्लीट का रशिया यूज कर रहा है। और दूसरा, इन शैडो फ्लीट के थ्रू रशिया इलीगल काम कर रहा है, सच एज डेटा सी केबल्स को डिस्टर्ब करना, सो दैट अगर कल को ये वेसल्स पकड़ाए भी जाते हैं तो इससे रशिया के ऊपर डायरेक्ट कनेक्शन को स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता है। और नाटो कंट्री का कहना है इस तरीके के 600 रशिया के शैडो फ्लीट पूरी दुनिया में, खासकर यूरोपियन यूनियन के जितने भी सी कोस्ट हैं वहां पे ये काम कर रहे हैं। इस फिनलैंड के इन्वेस्टिगेशन के लिए जो रशिया का टैंक को सीज किया गया है, रशिया के वेसल को सीज किया गया है, उसके बाद नाटो का भी बनाया नया है, और नाटो ने कहा है कि वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद एलाइज। और इनफैक्ट नाटो ने कहा है कि अगर आपको किसी भी तरीके का और सपोर्ट चाहिए तो हम दे सकते हैं। अब ये कौन सा सपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या ये मिलिट्री सपोर्ट है, क्या ये डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, ये तो समय बताएगा, बट नाटो ने एक तरीके से खुल के समर्थन में इस पर्टिकुलर चीज में आया। नाउ व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट, इसी के बारे में बात करें तो चार चीजें क्लियर है। पहला, इस समय यूरोप जो है, खासकर जो यूरोपियन यूनियन वाले कंट्रीज है, क्राइसिस में है। अब देखिए ब्रिटेन में क्या हुआ, 0% का जीडीपी ग्रो कर रहा है। फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जर्मनी में आप देखिए किस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। एनर्जी क्राइसिस है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। अब कतर ने कहा है कि हम भी अब आपको एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे, रशिया तो नहीं कर रहा था। इसकी वजह से यूरोप जो है उसका गोल्डन पीरियड खत्म हो रहा है, वो बहुत बड़े क्राइसिस से, वो पॉलिटिकल क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, आप देखिए राइट विंग पार्टीज बढ़ गए हैं, इनइक्वालिटी बढ़ गई है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस और सोशल क्राइसिस से गुजर रहा है। दूसरा, यूरोसेंट्रिज्म इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगर हम बात करें कोल्ड वॉर में, तो यूरोप जो था इट वाज अ हॉट बेड फॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स, वहीं पे पूरा खेल चल रहा था सोवियत यूनियन और नाटो के बीच में। लेकिन जब 1991 हुआ, सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, उसके बाद यूरोप की कोई बात नहीं कही। रिसेंट टाइम्स में आप देखिए इंडो पैसिफिक की सब बात कर रहे थे, उसके पहले मिडिल ईस्ट की सब बात कर रहे थे, और कोल्ड वॉर के समय यूरोप की बात कर रहे थे। बट अब वापस से जिस तरीके से यूरोप में डेवलपमेंट हो रहा है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए आने वाला जियो पॉलिटिक्स यूरोप के ऊपर ज्यादा फोकस होगा एज कंपेयर टू इंडो पैसिफिक। इसी से कनेक्टेड है आपका थर्ड पॉइंट विच इज अ कंफर्ट फॉर चाइना। तो जिस तरीके से यूरोप यूनियन के बारे में फोकस बढ़ गया, यूरोप के फोकस बढ़ गया, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो क्या जिस तरीके से जो चाइना के इंडो पैसिफिक के थ्रू चाइना के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा था, क्या वो अब कम हो जाएगा?
और डोनाल्ड ट्रम्प का खासकर फोकस होगा कैसे मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी लाया जाए और यूरोप में स्टेबिलिटी लाया जाए, और चाइना के ऊपर हो सकता है उनका फोकस कम हो। और आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रम्प लास्ट वीक शी जिनपिंग से मदद भी मांगे कि आप मदद करिए, रशिया यूक्रेन वॉर को कैसे रोका जा सके। तो क्या चाइना के ऊपर फोकस कम होगा तो इससे इंडिया को प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज अगर चाइना पे फोकस कम होगा तो क्वाड के प्रति कमिटमेंट भी कम होगा। चौथा, यूरोपियन यूनियन का ये समय आ चुका है कि इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाए, बिकॉज यूरोपियन यूनियन को ये बात क्लियर रहना चाहिए कि अमेरिका जिस तरीके से कमिटेड था एक जमाने में यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी के लिए, अब वो नहीं रहेगा। इनफैक्ट देखिए, आप अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को धमकी भी दिया कि आप डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाइए, आप मुझसे तेल खरीदिए, कोल खरीदिए, नहीं तो आपके ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे। तो यूरोपियन यूनियन उसके बाद चाइना को अप्रोच किया। चाइना को भी पता है आपको कि चाइना ने किस तरीके से यूरोपियन यूनियन के यूनिटी को तोड़ने का प्रयास किया, ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई लगवाई। तो यूरोपियन यूनियन का समय आ चुका है कि इंडिया जैसे कंट्री के साथ वो आने वाले समय में इकोनॉमिक डिफेंस पार्टनरशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे। ऐसा कर भी रहे हैं। आप देखिए स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे कंट्रीज इंडिया के साथ अब बातचीत कर रहे हैं। तो इसी कदम में एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा कि यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले। तो ये 4 रिफ्लेक्शंस हैं जो इस पूरे चीज़ों को बताते हैं। आपके क्या रिफ्लेक्शंस हैं, आपके क्या थॉट प्रोसेस है इस पर्टिकुलर क्राइसिस के बारे में? ज़रूर शेयर करिएगा, मैसेज में आप डाल सकते हैं इस चीज़ को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।